आज की इस वीडियो में हम समझेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे पहले हमने प्रिज्म का रिफ्रैक्शन देखा। पहली चीज, इसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है, नॉट रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब कैसे करता है अब उसको समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखवाने से पहले हम इसको समझते हैं। मैंने ये कोई इंटरफेस लिया, ये इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब होता है दो मीडियम के बीच का जो पार्ट है। जैसे मैंने ये पानी है और ये कंच का गिलास है, तो ये वाला पानी का सरफेस नीचे वाला और ये कंच का, इसको हम इंटरफेस बोलते हैं। नाउ और मैंने इस इंटरफेस पे कोई नॉर्मल बनाया n, ये n नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक रे पास की एंगल I पे। दूसरी चीज़, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। और जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, ऐसे एंगल R पे। एक केस तो ये है। फिर दूसरे केस में मैंने क्या किया, फिर से मैंने एक इंटरफेस लिया, यही वाला इंटरफेस, और इस बार मैंने जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसको मैंने बढ़ा दिया। मैंने इसको बढ़ा दिया। तो जब मैंने इसको बढ़ाया, इसको मैंने और इंक्रीज किया, तो ये नॉर्मल से और दूर चला जाएगा क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। इसे और दूर चला गया और बढ़ा। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, तो यहाँ पे जो लाइट है वो हमारी रिफ्रैक्ट हो रही है। तो इस वाले पोर्शन में जो होगा यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इस वाले पोर्शन में जो होगा इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये रे नंबर 1 है, ये रे नंबर 2 है, I2, I1, R1, R2, ठीक है। अब मैं तीसरा केस लेता हूँ। फिर से मैंने एक इंटरफेस लिया, नॉर्मल बनाया, और इस बार मैंने क्या किया, इसको और बढ़ा दिया। जब मैंने इसको और बढ़ाया, मान लेते हैं 3rd नंबर की रेज है और ये I3, तो जब मैंने इसको 3rd बढ़ाया और बढ़ाया, तो ये जो लाइट है बिल्कुल जो मेरा ये इंटरफेस था, ये वाला जो इंटरफेस था, इसके ऊपर से गुजर गई। मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल के 90 डिग्री पे, नॉर्मल के 90 डिग्री पे गुजर गई। तो ये वाला एंगल जो होगा R होगा। तो अभी भी जो 3rd नंबर की जो लाइट है वो सीधी चली गई। ओके, अब आप देखोगे पहली रे में क्या हो रहा था, ये नॉर्मल से थोड़ा सा आगे गई, दूसरे में और चली गई, तीसरे में ये बिल्कुल 90 डिग्री पे चली गई। तो 3rd नंबर की रे को हम, ये जिस एंगल पे ये टकराई, वो एंगल जिस एंगल पे ये 90 डिग्री पे गुजर जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है 90 डिग्री पर, उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो इस एंगल को हम एक एंगल के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है कि हमारी जो इंसिडेंट रे है वो कैसे रिफ्रैक्ट होगी, 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी हमारे इंटरफेस के। ओके, नाउ ये था 3rd नंबर का केस, ये था 1st, 2nd, 3rd। अब एक केस और ले लेते हैं। ये मैंने 4th नंबर का केस लिया, फिर से एक नॉर्मल बनाया, और यहाँ पर मैंने अब ये क्रिटिकल एंगल जो था C, मैं इससे बड़ा एंगल कर रहा हूँ, ये वाला। ये जो एंगल है ये, इसको आप I4 बोल लो, और ये मोर देन C है, मोर देन C, ठीक है। तो जैसे ये मोर देन C होगा, C से ज़्यादा हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, तो ये इसी मीडियम में पास हो जाएगा वापस, ऐसे इसी मीडियम में पास हो जाएगा ये वाला एंगल। अब देखो रे डेंसर मीडियम में तो गई, अब वो एक तरह से इसी मीडियम में वापस आ गई। देखो इससे पहले इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन, और इस वाले पोर्शन में हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि ये इससे टकरा के
रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इस वाले पोर्शन को बोला जाएगा रिफ्लेक्शन। और ये जो रिफ्लेक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्शन पे। और दूसरा, अगर आप देख रहे हो ये जो रे है इंटरनली वापस आई है, इंटरनली वापस आई है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम भी रखा गया इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये इंटरनली वापस आ रही है इसलिए इसको बोला गया इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके आगे एक शब्द और आ जाएगा, दैट इज टोटल। अब ये टोटल कैसे आया, अब इसको समझते हैं। देखो ध्यान से, हमें इतना पता है कि जब भी कोई लाइट किसी सरफेस से टकरा के वापस आती है, जब भी किसी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो टकराने के बाद उस लाइट का थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें यहाँ पे देखने पे ऐसा लग रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन ये वास्तव में रिफ्लेक्शन नहीं है, ये लाइट ही रिफ्रैक्ट होके आ रही है। लेकिन देखो यहाँ पे होना तो ऐसा चाहिए था कि लाइट टकराई और टकरा के वापस गुजर गई। तो इस केस में अगर देखा जाए, इस केस में ये रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, रिफ्रैक्शन। ये लाइट पहले ऐसे थी, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर नीचे आई, इसी मीडियम में वापस आ गई। लेकिन यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं होता, बिकॉज ये रिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड करता है? रिफ्रैक्शन पर। अब यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं होता, जो एनर्जी हमने भेजी थी वही एनर्जी हमें टोटल मिल रही है, टोटल एनर्जी वही मिल रही है। तो एनर्जी जो हमें है वो टोटल मिल रही है, नॉट डिवाइड एनर्जी मिल रही है। तो हमें टोटल एनर्जी मिलती है, इसलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। और अगर आप, मैं इसको ऐसे ही एक और बना दूं यहाँ पर, ये वाला पैटर्न लाइक दिस नॉर्मल, और ऐसे ही मैं यहाँ पे इंसिडेंट एंगल, ये C है, ये सीधा निकल जाएगा ऐसे, ये मोर देन C है, ये ऐसे वापस आ जाएगा, ऐसे, ये ऐसे वापस आ जाएगा। अब आप देखो पहले केस में क्या था पहले केस में, कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से आगे चली जाती है। इस केस में क्या था, अगर हम लाइट को एक सर्टेन एंगल पे लगाएं तो वो जो लाइट है कैसे रिफ्रैक्ट हो जाती है? 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो जाती है। और वो जो एंगल होता है उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और अगर मैंने अपने इंसिडेंट एंगल को मोर देन क्रिटिकल एंगल कर दिया, मोर देन क्रिटिकल एंगल पे कितना होगा? 90 डिग्री। अगर क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया हमने अपने इंसिडेंट रे को, तो वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। और लाइट का उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होना ही क्या कहलाता है? हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम इसको अपने शब्दों में लिख लेते हैं। ओके, ये एक केस था, मैं इसको रब करता हूँ यहाँ से। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये 3-4 डायग्राम आपको बनाने ही है एग्जाम में, लेकिन उससे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। तो मैं जस्ट अब एक ही डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए, लेकिन आपको वो चारों डायग्राम बनाने हैं, ठीक है? ये नॉर्मल है, ये इंटरफेस है, ठीक है? मैंने रे नंबर 1 लगाई ऐसे, तो ये ऐसे चली गई। रे मैंने 2 लगाई, ये वाली 2 नंबर की रे है, तो ये ऐसे चली गई। R1, R2, I1, I2, ये लगाई, ये एंगल C है। अगर ये एंगल C है तो हमारी राइट रे ऐसे पास हो जाएगी 90 डिग्री पे, ठीक है? अब मैंने C से ज़्यादा लगाई, 4th नंबर की रे वापस आ जाएगी, 5 नंबर की रे और वापस आ जाएगी। तो लाइट जब एक मीडियम से जाती है दूसरे मीडियम में तो वो डिपेंड करती है, ये डेंसर मीडियम था और ये रेयरर मीडियम था। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। TIR, when
ray goes from denser medium to rare medium। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो ये रिफ्रैक्ट, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज रिफ्रैक्शन, और ये वाला जो पोर्शन है रिफ्लेक्शन। ओके, तो रेयर मीडियम में जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल at certain angle, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। या इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीजेस, अगर ये एंगल मैं बढ़ाता चला जाऊं देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होता रहेगा। बट एट सर्टेन लेवल, एट सर्टेन एंगल it bends at 90 degree and this angle is called critical angle। इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल और इसको C से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक चीज ये, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट I more than C, then it bends, bends बोल दो या रिफ्लेक्ट, या भी ये रिफ्लेक्ट शब्द यूज हो जाएगा। then it reflect in the same medium, and this process and this phenomena is called total internal रिफ्लेक्शन। तो इसमें टोटल और इंटरनल इनका मीनिंग पूछ लिया जाता है। इंटरनल का मतलब ये एक मीडियम, इसी मीडियम में इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है। टोटल का मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ये मतलब होता है। रिफ्लेक्शन मीन हमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ठीक है। हालांकि रिफ्लेक्शन में लॉस होते हैं लेकिन ये रिफ्लेक्शन नहीं है, बट रिफ्लेक्शन है लेकिन डिपेंड किस पे करता है, रिफ्रैक्शन पे। तो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो TIR जो हमारे पास ये TIR है, अब इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन समझते हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है वो कैसा होना चाहिए, कि आपको TIR के लिए I कितना रखना पड़ेगा। तो I आपको, अगर आपको I इस C के बराबर रखोगे, C के बराबर रखोगे तो मतलब ये 90 डिग्री पे जाएगा। और अगर हमें IR चाहिए, TIR चाहिए, तो उसको अंदर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। मतलब इस C की वैल्यू को, हाँ, मतलब इस I की वैल्यू को हमें C से बड़ा करना पड़ेगा। तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट मच ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दैट इज मेन पॉइंट। सेकेंड, कहने का मतलब कंडीशन ये है I ग्रेटर देन C, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखो कि जो हम इंसिडेंट रे है वो हमेशा कहाँ अप्लाई करेंगे, डेंसर मीडियम में अप्लाई करेंगे। तो इंसिडेंट रे ऑलवेज अप्लाइड इन डेंसर मीडियम। नाउ एक केस तो ये हो गया।
ओके, अब इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, अब इसको ध्यान से समझना। ये तो इसकी कंडीशन हो गई। दूसरी, अब आपने देखा 3 नंबर की रे जिसको मैंने एंगल सी बोला, तो ये 90 डिग्री पे चली जाती है, और ये 4 नंबर ये ऐसे, 5 की ऐसे। तो अगर मैं ऐसे लगाता चला जाऊंगा, क्या ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। अगर आप सी के बाद ये मैंने लगाई, ये मान लेते हैं ये 4 नंबर की, ये 3 नंबर की रेस है, ये 3 की है, ये 4 नंबर की रेस है। जैसे ही मैंने 5 नंबर की रेजर आई तो यहाँ से वो वापस जाना शुरू करेगी। देखो पहले ये एंगल था, अब ये एंगल घटना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं एक रे और लगाऊंगा 6 नंबर की, तो ये एंगल और कम हो जाएगा, घटता चला जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचूंगा इस इंटरफेस पर, यहाँ से अप्लाई करेंगे आई के, तो ये सीधा निकल जाएगा। तो एक लेवल के बाद क्या होता है, ये एंगल फिर से वापस जाना स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं है कि ये यूज़ होगा, ठीक है, ये ऐसे बढ़ता रहेगा, तो ये वापस जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के रूल लगेंगे, दैट इज ये हमने पढ़ रखा है साइन आई अपॉन के साइन आर, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के रूल ही लगेंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। नाउ अब इसको समझते हैं। देखो जो रे है वो ये मेरा मैं मान लेता हूँ ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। हाँ, लाइट इधर से जा रही है, हम ऐसे मान के चलते हैं, मीडियम 1 मीडियम 2। अब यहाँ से देखो क्या होना चाहिए, साइन अपॉन के साइन आर इज इक्वल टू म्यू वी नो। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं कैसे। अब देखो मेरी लाइट को कौन से मीडियम ने बैंड किया, इस मीडियम ने किया या इसकी ने किया, तो इसने किया। तो जिसने बैंड किया वो यहाँ पे आएगा, जिसने बैंड किया यहाँ से आएगा, और जिस मीडियम से आ रही है वो यहाँ पे आएगा। ओके, तो जिसने बैंड किया वो यहाँ, और जहाँ से लाइट आ रही है वो यहाँ पे आएगा, दैट इज कॉल्ड साइन आई अपॉन के साइन आर। और साइन आई जो है, साइन आई ये कितना हो जाता है एक लेवल के बाद, सी, तो इसको लिख दो साइन सी। और साइन सी पे एंगल आर कितना हो जाता है, 90 डिग्री, तो इसको साइन 90 डिग्री रख दो, तो ये कितना आ जाएगा, साइन सी, बिकॉज साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। ओके, नाउ अब इसके बाद बढ़ते हैं। ये इक्वेशन है काफ़ी यूज़ होगी, ये वाली, ये बहुत ही यूज़ होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, ये लिखते रहना आप लोग साथ के साथ। हाँ, तो अब इसकी कंडीशन को देखते हैं कि जो हमारा ये क्रिटिकल एंगल है किस किस पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, ये जो हमारी रेज होगी इसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, ये इसके मीडियम पे भी डिपेंड करता है, नेचर इसका जो हम मीडियम जो यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर ये मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिया जाए तो क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा। ये एक नंबर में सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा पॉइंट, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम हो जाएगा मीडियम का। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है क्रिटिकल एंगल भी कम हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशनें हैं जो एग्जाम में हमें एज इट इज़ लिखनी होती है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो अब इसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि ये TIR का यूज़ क्या है।
उससे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी चाहिए। तो अब TIR का यूज़ देखते हैं। यूज़ देखने से पहले हमारी बुक में एक टेबल बनी है जो हमें याद करनी है। अगर आप इस टेबल को देखो ध्यान से तो इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर हम पानी लेते हैं, पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है 1.33 और क्रिटिकल एंगल ये होता है। अगर आप एक पूरी टेबल देखो तो जो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है वो होता है डायमंड का, और क्रिटिकल एंगल सबसे कम किसका होता है 24.41 का। तो इसीलिए हमारा जो डायमंड है वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग करता है। तो इसका जो अब इसकी यूज़ की अगर बात करें, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड में क्या होता है बेसिकली, कुछ हमारा डायमंड ऐसे होता है लाइक दिस, कुछ ऐसा दिखता है डायमंड हमारा ऊपर से अगर देखें तो। बेसिकली अगर बात की जाए कुछ इस तरह से टॉप, बिल्कुल टॉप की अगर बात की जाए, डायमंड का जो एक एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री। और आप क्रिटिकल एंगल देखो 24। अगर मैं यहाँ पर कोई लाइट डालता हूँ, ऐसे मैंने ऐसे लाइट को डाला, तो अगर ये 120 डिग्री है और वो 24 डिग्री है, कितना कम हो सकता है? जितना मर्जी कम हो, लेकिन एक कंडीशन ये है कि वो C से ज़्यादा ही रहेगा। ये वाला एंगल जो होगा ये C से ज़्यादा ही रहेगा। अगर इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये C से ज़्यादा ही रहेगा। तो जब ये यहाँ से ज़्यादा रहेगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। अब अंदर चला गया, अब अंदर भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। अब ये वाला जो एंगल है ये कितना है 120 डिग्री है इसका एंगल, और जो इसका क्रिटिकल एंगल 120 है 24 है। तो ये जो एंगल होगा ये 24 से ज़्यादा, अगर ये 24 से ज़्यादा है तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये इधर रिफ्लेक्ट, और इसी वजह से हमारा जो डायमंड है वो ब्रिलियंट, मतलब ब्रिलियंस, शाइनिंग देता रहता है, बार बार शाइनिंग देता रहता है। तो इसकी शाइनिंग की वजह क्या है? इन डायमंड refractive index is 2.42 and critical angle is 24.41 डिग्री। एक यूज तो इसका डायमंड की शाइनिंग। तो पूछा जाता है सवाल कि डायमंड जो चमकता है वो किसकी वजह से चमकता है, किस फिनोमिना की वजह से चमकता है, दैट इज कॉल्ड TIR की वजह से चमकता है। नाउ सेकेंड जो एप्लीकेशन है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। इस पे बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर ये जो कंसेप्ट है ऑप्टिकल फाइबर का, इसे बहुत बड़ा चेंज आया हमारी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में। कैसे आया अब उसको समझते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर एक ग्लास की बनी होती है, बेसिकली एक ग्लास की बनी होती है। और गिलास का जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था, 2 ग्लास थे, तो वो समथिंग 1.33 या 1.52 2 ग्लास थे यहाँ पे, ग्लास 1 ग्लास 2, एक क्राउन था एक फ्लिंट था। अगर इसका क्रिटिकल एंगल देखा जाए तो ये था 41 और 37, 41 और 37 पॉइंट समथिंग डिग्री, ये इसका वो था। तो मैंने ये ऑप्टिकल फाइबर लिया यहाँ पर, ये ऑप्टिकल फाइबर लाइक दिस, ये ग्लास की बनी होती है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। और ये इसको क्लैडिंग बोलते हैं, इसको बोलेंगे कोर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, क्लैडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ठीक है। मीडियम 1 मीडियम 2।
ये सेम वही है जैसे हमारे उसके केबल जो होती है, केबल के ऊपर भी ये रहता है कवर, कॉपर वायर के ऊपर, सेम वैसे ही है ये ऊपर का जो कवर होता है। देखो मैंने यहाँ से रे को ऐसे लगाया तो ये यहाँ पे गई रे। अब एक चीज़ है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे नॉर्मल अप्लाई किया, मैंने इसको इस तरीके से अप्लाई किया कि जो ये एंगल आई है यहाँ पर जो एंगल आई है वो ग्रेटर देन है सी, और जब एंगल ग्रेटर देन सी होता है तो लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर मैंने फिर से अप्लाई किया, अगर ये इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है फिर से ये इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर से नॉर्मल, और इसी मीडियम में ये चलती रहती है और ऐसे ये बाहर आ जाती है। तो हमने लाइट यहाँ से अप्लाई की, इनकमिंग मैसेज, ओके, और ये आउटगोइंग। तो हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर है वहाँ पर भी कौन सा फिनोमिना अप्लाई होता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये ज़्यादा कारगर इस वजह से है कि अगर मैं इस ऑप्टिकल फाइबर को ऐसे बना दूँ, बेंड कर दूँ इसको ऐसे, मैंने इसको ऐसे बना दिया इसको ऐसे बना दिया, तो जब मैंने यहाँ से लाइट पास की तो वो लाइट भी सेम पैटर्न बनाती हुई चलती है, ऐसे लाइक दिस, ऐसे पास हो जाती है। तो यहाँ से अप्लाई किया और यहाँ से, और जितना मैंने मैसेज अप्लाई किया उतना ही मेरे पास वापस मिलता है, क्योंकि TIR में एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो अब ये एक हमारे लिए एक ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। तो इस ऑप्टिकल फाइबर ने क्या किया, अब हमने अपने जो सिग्नल थे वो किस फॉर्म में भेजना स्टार्ट कर दिए, लाइट की फॉर्म में भेजना स्टार्ट कर दिए। अब हम मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और अमेरिका मेरी बात हो रही है। अब ये तो है नहीं कि मैं सीधा उनसे बात कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा सिग्नल यहाँ से टावर के पास जाएगा, टावर क्या करेगा, उस सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करेगा, एक वेव में कन्वर्ट करेगा, और वो वेव समंदर के रास्ते होते हुए जाती है। समंदर में हमने ऐसे ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखी हैं जो एक को दूसरे से कनेक्ट करता है। टावर यहाँ पे लगा हुआ है, एक टावर यहाँ पे लगा हुआ है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो वो वाला टावर है। जैसे ही वो लाइट उस एक पर्टिकुलर रिसीवर पर जाएगी तो रिसीवर उस लाइट को डिकोड करेगा और हमारे मैसेज को सुन लेगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज था, और एक टाइम में हम बहुत सारे मैसेज भेज सकते हैं। पहले मुझे यहाँ से यहाँ मैसेज भेजने के लिए एक कॉपर की तार बिछानी पड़ती है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है और वो चोरी भी हो जाती थी। तो इस वजह से इसको रिप्लेस किया गया किससे, ऑप्टिकल फाइबर के साथ। तो ऑप्टिकल फाइबर में भी कौन सा फिनोमेना अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड TIR। नाउ ये बहुत मेजर एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर की। नाउ आई राइट दी, मैं इसका वो कंटेंट लिख देता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है तो उसकी हमने यहाँ पर कुछ डिटेल लिख दी है। नाउ इसका यूज़ भी हमने लिख दिया। तो हमने दो यूज़ देख लिए, एक डायमंड जो हमारा शाइनिंग करता है इसकी वजह से ऑप्टिकल फाइबर में इसका यूज़ होता है। तीसरा हमारा जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म जो है काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है, टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है, बाइनोकुलर में यूज़ किया जाता है। तो प्रिज्म में भी हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, TIR, वहाँ पर भी TIR फॉलो होता है। इसके अलावा अक्सर हम गाँव में जब किसी सड़क से गुजरते हैं तो हमें गर्मियों में ऐसा लगता है कि सामने पानी पड़ा है, किसी की परछाई नज़र आती है, तो वो भी किसका कंसेप्ट होता है, हमेशा TIR का होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जस्ट TIR के बारे में समझा।